धन्यवाद। हमारे पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी कमर शेखो, सीपीआई के राज्य सेक्रेटरी कमर ब्रार, हमारे पुराने मित्र पवन बंसल जी, प्रोफेसर चमनलाल जी, हमारे पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी मेंबर, साथियों, सबसे पहले तो मैं आज के समारोह में कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत के प्रति श्रद्धा अर्पण कर रहा हूं। हम उन्हें याद करते हैं। मैं इससे पहले भी 1 अगस्त आपके इस कार्यक्रम में शरीक हुआ हूं। हम जब हमारे पुराने साथी, हमारे कॉमरेड्स, हमारे लीडर को याद करते हैं तो अहद लेने के लिए आज के स्थिति में उनका जो सपना, उनका जो कामकाज, उनके जो राजनीतिक दर्शन, वसूल, उनकी जो लामबंदी के बारे में जो कामकाज, तहरीक, संघर्ष और पूरे संघर्ष पूरी जिंदगी, उससे हम सबक लेते हैं। अभी कॉमरेड शेखो ने कहा, विद्यार्थी के जमाने में भगत सिंह की शहादत के 1 साल उस समय होशियारपुर में जब दिग्गज नेता पीछे हट गए तो वो तिरंगा फहराए आजादी का, यूनियन जैक को उतार करके। नाम पूछा गया तो जैसे कहे कि लंदन तोड़ सिंह। फिर सूरत से पुलिस उनका असली नाम मालूम नहीं कर पाया। 1 साल का सजा सुनाया गया तो उन्होंने कहा सिर्फ 1, उसे बढ़ाया गया 4 साल तक। 1857 में जब पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई हिंदुस्तान में, उस समय वो शेर था, बागियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो उसे उन्होंने जिंदा किया, उस स्पिरिट को। अब ता जिंदगी वो साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते रहे, लोगों को लामबंद करते रहे। राजनीति का मतलब, वैचारिक संघर्ष का मतलब ऐसा नहीं जब जैसा तब तैसा। जो जिस बात को उन्होंने विद्यार्थी जमाने में वसूल के तौर पर अपनाया, हम आजाद नहीं थे, अंग्रेज का शासन था, गुलामी का दौर था, तो साम्राज्यवादी शोषण को उन्होंने देखा, परखा और फिर आजादी की लड़ाई में वो अपने को झोंके। आजादी के बाद भी पूरे विश्व के कहीं भी जो भी अपने आजादी के लिए लड़े, उसके प्रति सॉलिडारिटी, यही तो हमारा सबक है। अभी कमरेड ब्रार ने कहा, 5 लेफ्ट पार्टीज बयान दिए हैं। फिलिस्तीन में, खास करके गाजा में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये जेनोसाइड है, वार क्रिमिनल के तौर पर नेतन्याहू को सजा देना चाहिए। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं हमारे जैसे मुल्कों में जब पूरे विश्व के लोग, जो घिनौना काम हो रहा है फिलिस्तीन में, जिस तरह से बच्चों को, बूढ़ों को, बीमार को, लाचार को, शरणार्थियों को हॉस्पिटल के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, अब तक जारी है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। खुद न्यूयॉर्क में, लंदन में, यूरोप के तमाम शहरों में हम यहां भी कॉल दिए हैं, अपने अपने तरीके से किए हैं। कमरेड शेखो कह रहे थे धरना वगैरह हुआ है, और भी जरूरी है, क्योंकि ये जंग के खिलाफ हम हिरोशिमा नागासाकी दिवस क्यों मनाते हैं? जापान में अमेरिका बम डाला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर।
लेकिन इतिहास से हम ये सबक लेते हैं कि वैसे दिन फिर इंसान को ना देखना पड़े, इंसानियत की इस तरह से हत्या ना हो। लेकिन हम क्या देखें, दक्षिणपंथी रिएक्शनरी फोर्स जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, उसको भी वो कुचलते हैं। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, आंचलिकता के नाम पर लोगों के अंदर जो सद्भाव है समाज में, उसको वो तोड़ते हैं अपने राजनीति के कारण। और वो राजनीति किस तरह से है, अब ये फिलिस्तीन के एग्जाम्पल देखने से पता चलेगा। हमारे यहां जो संघ परिवार के लोग हैं, आरएसएस हैं, जो सरकार में काबिज है, वो उसको आजादी की लड़ाई के रूप में नहीं देखते। फिलिस्तीन राष्ट्र के जो अपनी एक नागरिक अधिकार का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, देश प्रेम का सवाल है, उसको नहीं देखते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में यह डाला जा रहा है कि ये यहूद, ज्यूज और मुसलमान, उसकी लड़ाई है। बहुत से फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उसको उस तरह से पेश करते हैं। और यही नजरिए का फर्क है। कॉमरेड सुरजीत हमेशा जब सियासी कोई भी बारे में दिशा देते थे तो ये नजरियाती सवाल को, हमारे आउटलुक क्या होंगे, बेसिक्स सोच का, वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, आंचलिकता के आधार पर, या जो बुनियादी सवाल है, और वही उन्हें इंटरनेशनलिस्ट बनाया। और वो सिर्फ वैचारिक रूप से नहीं, जब क्यूबा के ऊपर संकट आए, हमने देखे पूरे देश से, तमाम पार्टियों से उन्होंने अपील की, चाहे वो वियतनाम का सवाल हो, चाहे क्यूबा का सवाल हो, कि हमें सॉलिडारिटी में अपने तरीके से अपनी पेशकश करनी चाहिए। वो मिसाल है, जब हम अपने देश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं तो फिलिस्तीन के सवाल, उसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखने से, यही वामपंथी और दक्षिणपंथी जब हम कहते हैं, ये नजरियाती फर्क ये होता है। यहूद एक धर्म है, इस्लाम एक धर्म है, लेकिन जब आईसिस या अलकायदा उस धर्म का इस्तेमाल करके राजनीति करते हैं तो वो फंडामेंटलिज्म, उससे धर्म का कोई वास्ता नहीं है। यहूदी धर्म को, ज्यूज धर्म को इस्तेमाल करके जायनिस्ट आज जो नरसंहार कर रहे हैं, जर्मन में हिटलर, वो नाज़ी फोर्स इसी यहूदी धर्म के लोगों को जिस तरह से नस्लकोशी किए, जलाए, गैस चैम्बर में डाले, उससे अंतर क्या है? तो जो लोगों का डेमोक्रेटिक राइट्स है, जो ह्यूमन डिग्निटी है, उसको हम धर्म के आधार पर नहीं देखते। और जो देखते हैं तब वो जर्मन के हिटलर को भी समर्थन करते हैं जब वो ज्यूज के खिलाफ, और ये ज्यू धर्म का इस्तेमाल करके जब नेतन्याहू जायनिस्ट वो जब हमला करते हैं फिलिस्तीन में, उसका भी वो समर्थन करते हैं। और यही नजरियाती फर्क होता है कि हम जालिम की तरफ हैं, हम जुल्म के खिलाफ हैं, हम मजलूम के साथ हैं, या हम जुल्म के साथ हैं, जालिम के साथ हैं। इसलिए साफ साफ जब हम सुरजीत को याद करते हैं तो उनको श्रद्धा देने के साथ साथ अपनी इस नजरियाती सोच को भी हमें साफ रखना चाहिए। वरना ये राइटिस्ट फोर्स ये तमाम मामलों को धर्म के आधार पर, पहचान के आधार पर, लिबास के आधार पर, पोशाक के आधार पर, खुराक के आधार पर वो बांटते हैं। हमारे जैसे मुल्क की एकता और एकजुटती, बंगला में एक शेर है, बार बार कहते हैं, वो कहते हैं, नाना भाषा नाना मौत नाना परिधान, बीही देर माजे देखो मिलनो महान। नाना मतलब तरह तरह की, अलग अलग भाषा, अलग अलग लिबास, अलग अलग खुराक, इसके बावजूद भी हम सब एक हैं। ये एकजुटती
हमें एक साथ रहने का, एक साथ चलने का और आगे बढ़ने का ताकत देता है। कामिल सुरजीत पूरे जिंदगी, क्योंकि वो तकसीम हिंद देखे, मुल्क का बंटवारा देखे, फसादात देखे, धर्म के आधार पर मुल्क का बंटवारा देखे, दंगा देखे, और उसके बाद अपने पूरे जिंदगी इन दंगाइयों के खिलाफ, फसादात के खिलाफ, मुल्क की एकजुहती के लिए, जनता की एकता के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे और दूसरे को भी प्रेरित किया। हमारे जैसे पीढ़ी उनसे प्रेरित हुए। हम अपने जब DFI करते थे ऑल इंडिया सेंटर से, हमें ये मौका मिला, कमरेड सुरजीत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे और 15 साल उनके निगरानी में, उनके नेतृत्व में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। और वो समझाते थे, ये सिर्फ ये नहीं कि ये नारा दे दिया गया, ये प्रोग्राम हो गया, वो किस लिए, उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, नजरियाती तक दृष्टिकोण क्या है और क्यों हमें ये करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। किसान के लीडर थे, यहाँ पंजाब से लेकर पूरे मुल्क के किसान आंदोलन को नेतृत्व दिए। आज भी किसान की जो मांगे हैं, उस लड़ाई को जारी रखना है और आप रखे हैं, बाकी लोगों को भी सीखना है। और उसके साथ साथ ये जो किसान विरोधी सरकार की जो भी इकदाम है, उसके खिलाफ हमें कामबंद करना है। सिर्फ किसान नहीं, एकजुहती जब वो कहते हैं सिर्फ ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, हमारे जो तबकाती नजरिया है, जो वर्गीय संघर्ष है, उसके लिए किसान, मजदूर, मेहनतकश लोग, उनको इकट्ठा करने की वो काम की। अभी बात हो रही थी और ये काम के लिए हम समझते हैं आज के दौर में, जब ये राइटिस्ट फोर्स पूरे मुल्क में काबिज होकर के हमारे संवैधानिक व्यवस्था, हमारे सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को जब वो चुनौती दे रहे हैं, तो हमें और भी ज्यादा जो वामपंथी पार्टियां हैं, जो अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं, जो मार्क्सवादी कहते हैं, जो लेनिनवादी कहते हैं, उनको हमें एकत्रित होना पड़ेगा। लेफ्ट ऑल्टरनेटिव इस मुल्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सट्रीम राइट का जो ग्रोथ है, उसको अगर हमें उससे निपटना है और इडियोलॉजिकली बैटल करना है, पॉलिटिकली उनसे हमको लड़ना है, तो हमें जो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो व्यक्ति हैं जो उस तरह के सोच रखते हैं, जो गिरोह हैं, इन सबको हमें आपस में समेटना पड़ेगा। वो कोशिश, वो भी एक स्ट्रगल है और वो स्ट्रगल हमें आज के दौर में बहुत ज्यादा अहमियत देकर के लड़ना है। चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो पूरे देश में हो, हम किस तरह से लोगों को इकट्ठा करें। किसान आंदोलन इस रूप में निखरता नहीं अगर इतने किसान संगठन एक साथ नहीं आते। तो एकता ही हमारा एक ताकत है। हमें विघटन हुआ, नुकसान पहुंचे वामपंथी आंदोलन को, और इसलिए हमें कोशिश करना पड़ेगा हम किस तरह से एक साथ। ये एक अच्छा पहल है कि 5 पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्ट पार्टीज मिलकर के हमने ये कॉल दिए फिलिस्तीन के बारे में और पूरे ये इंटरनेशनल सॉलिडरिटी के बारे में। सिर्फ नहीं, जब देश के अंदर भी जो चुनौती है, आप देखो मणिपुर में क्या हो रहा है, नस्लकुशी हो रहा है। सरकार आंकड़ा पेश कर रहे हैं पिछले मई महीने से आज तक क्या स्थिति है। डबल इंजन की सरकार है और वहां पे कुकी, जो मैती, एक ही मणिपुर में एक साथ रहते थे लोग, और आज वहां पे आए दिन महिलाओं के साथ हो रहा है बलात्कार, खून हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और सरकार तमाशाइन बैठ करके देख रहे हैं। ये सवाल कौन उठाएगा? चाहे हमारे जो ये बांटते क्यों हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, ये सिर्फ बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मामला नहीं है। ये बंटवारा इसलिए करते हैं, हमारे जो रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमारी जो संपदा है, उसमें किसका हक होगा? जनता का, मेहनतकश लोगों का, या लुटेरों का? आज देखेंगे आप जिस तरह से ये ध्रुवीकरण बढ़ रही है सांप्रदायिक, उसी तरह से ये जो संपदा है वो इकट्ठा हो रहे हैं चंद लोगों के हाथ में। अभी हमारे जो देश के फर्स्ट फैमिली का शादी हुआ तो ओलंपिक में उतने दिन तक नहीं होता है, पूरे विश्व के खिलाड़ी सब इकट्ठा होकर के उस तरह से समारोह नहीं होता है जिस तरह से ये ओलंपिक स्टैंडर्ड का जो है शादी मनाया गया। ये हमारे देश के गरीबों के ऊपर एक
लांछन नहीं, मजाक है। साहिल लुधियानवी का वो शेर जो बहुत पुराना हुआ था कि ताजमहल को देखकर भी वो कहे थे कि एक शहंशाह ने गरीबों के ऊपर किस तरह से मजाक उड़ाया, उसके मोहब्बत के ऊपर। सब तो अपने मोहब्बत में निछाड़ करके ताजमहल बना नहीं सकते। तो ये नए शहंशाह है। हमारे देश में एक बाप माँ को सबसे बड़ी परेशानी होती है कि लड़की को विदा करेंगे कैसे। उनका जिंदगी का सब कुछ उसमें, सपना से लेकर के रिसोर्सेस उसमें चल जाता है, धार कर्ज हो जाता है। और वहां पे ये नए सोच को फिर से, जो फ्यूडल सोच है उसको किस तरह से डाउनलोड किया जा रहा है हमारे दिमाग में कि उसी लेवल से करना पड़ेगा। और उतना अगर नहीं करते हो तो जमीन बेचो, कारोबार बेचो, कर्ज करो, कर्ज देने के लिए तैयार है तो जियो खुद। वो लोगों को जीने नहीं दे रहा है, लेकिन आपको जीने का नया सलीका और तरीका सिखा रहा है, जो हमारे लिए बहुत घातक है। और ये दो नजर का सोच का फर्क है, उसे हमें उसका पूरा आकलन होना चाहिए। हमारी जो इक्विटी है, जो किसान की, मजदूर की, नौजवानों की, महिलाओं की, दलित की, पिछड़ों के, आदिवासियों के, वो हमारे समाज में, हमारे फाइनेंस में, हमारे नेचर में वो घट रहे हैं। चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे जंगल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे खेत हो, चाहे झरने हो, चाहे नदी हो, उसमें हमारी हिस्सेदारी कम रही है और कुछ लोग उसको समेट रहे हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेस वो समेटा जा रहा है और जब वो कुछ लोगों के पॉकेट में, अदानी अंबानी के हाथ में जा रहा है, उस वक्त वो हमें नफरत करने सिखा रहे हैं। एक किसान के खिलाफ दूसरे किसान को, एक मजदूर के खिलाफ दूसरे मजदूर को, एक बेरोजगार नौजवान के खिलाफ दूसरे बेरोजगार नौजवान। यही नजरियाती, हम जब तबकाती बात करते हैं तो हम इस दुनिया को जब देखते हैं तो क्यों हम सॉलिडेरिटी करते हैं, चाहे क्यूबा हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे केरल में ये जो इतना बड़ा भी हादसा हुआ, आपने यह ऐलान किया कि आप लोग सब जो कुछ हो सके देंगे। ये टोकनिज्म नहीं है, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि हम सब एक हैं। ये सिर्फ नारा देने से नहीं होता है, क्योंकि हम जब ये जो धर्म, मजहब, जात पात, मंदिर मस्जिद के नाम पर जो बांटा जा रहा है, उसको ये वर्टिकल बांटते हैं, ऐसे ऊपर से अलग अलग खाने में बांट रहे हैं। और हम लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, हम जो बंटवारा की बात करते हैं, हम भी करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल, ऊपरी तबका और निचली तबका। हम जब ये हॉरिजॉन्टली करते हैं तो फिर यहाँ पे जात पात, धर्म, मजहब, भाषा जो भी हो, जो किसान है, जो खेतियार मजदूर हैं, जो मेहनतकश इंसान है, जो महिलाएं हैं, जो मध्यम वर्ग है, जो छोटे कारोबारी हैं, वो सब एक हो जाते हैं। और वो जब वर्टिकली बांटते हैं तो वो मजदूर धर्म के नाम पर हो या भाषा के नाम पर हो, प्रदेश के नाम पर हो, वही महिला अपने धर्म के विश्वास के नाम पर हो या अंधविश्वास के नाम पर हो, उसको बांट दिया जाता है। ये कोशिश हमें जारी रखना पड़ेगा। कॉमरेड सुरजीत से ही सबक लेकर के, उनके जिंदगी से लेकर के। हमने उनको 92 में देखा जब बाबरी मस्जिद ढाया गया, किस तरह से उन्होंने मेहनत, एक कोने से दूसरे कोने मुल्क के घूमते रहे। वो ऐसे प्रोग्राम करते थे, कुछ मतलब हम सोचते हैं कितना घंटा काम करेंगे, कितना घंटा सफर करेंगे, वो लेकिन एक लगातार हमें कहे कि देखो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है पार्लियामेंट में, मैं राज्यसभा का मेंबर था, मैं कोई बड़ा लीडर भी नहीं था, तो एक काम करो, मुझे यहाँ दिल्ली में रहना पड़ेगा, हमारे लंदन में प्रोग्राम है, तुम कल चले जाओ। कैसे जाएंगे? बोलो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, पासपोर्ट दे दो हरि सिंह को, बाकी वीजा वगैरह हम देख लेंगे। तो हमको बहाना लगाना, तो हम बोले नहीं, रोजाने का तो फ्लाइट नहीं है, तो कल तो मैं देखा कि लंदन का तो फ्लाइट कल है नहीं। बोले कोई बात नहीं है, मैनचेस्टर का फ्लाइट है, तो मैनचेस्टर जाना, वहां से प्रोग्राम करना, वहां से कॉमेंट ले लेंगे, लंदन करके फिर दूसरे लंदन में फ्लाइट है, फिर लौट के चला आना, 1 रोज लगेगा तुमको। अजीब हालत है, ऐसे मैं सोच नहीं सकता था, कंसीव नहीं कर सकता था। वो तो देखो दिन कम है, काम ज्यादा है, उसका इस्तेमाल इस तरह से करना पड़ेगा। हमने 96 में देखे जब बीजेपी सरकार बनाएगी, अभी जिक्र हो रहा था, और उन्होंने किस तरह से एकदम एतमाद के साथ कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज पॉसिबल,
अभी इस साल जब ये 400 पार नहीं हो पाए तो पूरे देश के लोग कॉमरेड सुरजीत की कमी को महसूस कर रहे थे कि किस तरह से इकट्ठा करके और अल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म किया सकता है। अपने लिए नहीं, आज के दौर में राजनीति का मतलब खुदगर्जी। उन्हें कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं होना था और फिर वो यूनाइटेड गवर्नमेंट बनाए। उसके बाद फिर 2004 में हमने देखी यूपी 1 गवर्नमेंट बनी। वो जब इंडिया शाइनिंग का कैंपेन हो रहा था, बहुत से लोगों को ये यकीन में नहीं था, विश्वास भी नहीं हो रहा था कि वाजपेयी की गवर्नमेंट को हराया जा सकता है। और फिर वो सिर्फ हराने की बात नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर, और उसके बाद फिर यूपीए सरकार बनी। तो आज जब एक्सट्रीम राइटिस्ट दौर है, उससे जब लड़ना है, एक तरफ लेफ्ट कंसोलिडेशन की जरूरत है और लेफ्ट एंड सेंट्रिस्ट के अंदर एक तालमेल लगाना है, तालमेल बिठाना है। क्योंकि जब राइट की राइज होती है तो जो सेंट्रिस्ट भी हैं उनके अंदर से एक हिस्सा धीरे धीरे राइट की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ भी जाते हैं। तो ना तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाना है, ना तो एक्सट्रीम राइट में जाना है। लेफ्ट और जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, सेंटर को वो अगर आते हैं तो मजदूरों के सवाल, किसानों के सवाल, बेरोजगारी के सवाल, नौजवानों के सवाल, शिक्षा के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल, सड़क के सवाल, बिजली के सवाल, पानी के सवाल, जो आम लोगों का रोजाने का परेशानी का सवाल है, वो सामने आ जाता है। उसको लेकर के, और उसमें फिर कोई भेदभाव नहीं रहता है, फिर जो वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होता है और सबको हम एक साथ लामबंद कर सकते हैं। कॉमरेड सुरजीत को अगर हमें याद रखना है और बेशक याद रखना है तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनके नजरिया को लेकर के, उनके कारनामे को सामने लेकर के, उनके किरदार को सामने लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तभी हम ये कह सकेंगे कॉमरेड सुरजीत अमर रहे। सिर्फ नारा देने से कोई अमर नहीं रहता। हम जानते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट में सिखाता है कि कोई इंसान अमर नहीं रह सकता। अगर वो पैदा हुआ है तो उसे जाना भी है। अब मोदी जी कहते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, ऊपर से सीधा सीधी डाउनलोड हो गए थे, वो इस तरह से कोई माँ के कोख से जन्म नहीं लिए थे। लेकिन ऐसे तो साधारण इंसान तो ऐसा हम कोई नहीं मानते। तो साइंस तो यही है। लेकिन फिर हम अमर रहे क्यों कहते हैं? कम्युनिस्ट लोग अमर रहे इसलिए कहते हैं, वो व्यक्ति नहीं, उनका व्यक्तित्व, उनका जिंदगी नहीं, लेकिन उनका पूरे जिंदगी का जो कारनामा, उनका सपना, उनके हाथ में बनाए हुए जो प्रतिष्ठान है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो इंस्टीट्यूशंस, उनका जो एक जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी बनाना पड़ेगा, जहाँ इनइक्वलिटी नहीं होगा, जहाँ लोग धर्म, मजहब, भाषा के नाम पर आपस में लड़ेंगे नहीं, जहाँ हम एक नए खुशहाल जिंदगी जिएंगे, जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर हावी नहीं होंगे, शोषण नहीं करेंगे। ऐसे समाज को अगर बनाना है तो कॉमरेड सुरजीत को अमर रहना है। कॉमरेड सुरजीत अमर रहे।